अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है पहला, वो हम अपने अगले चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रिप्रोडक्शन को उर्दू में अमले तौलीद कहते हैं। ये किसी जानदार की वो सलाहियत है जिसमें वो नए दूसरे अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को पैदा करने की खासियत रखता है और ज़िंदगी में एक बार कम से कम नहीं तो बहुत बार जो है वो अमले तौलीद करता है और अपने जैसे नए जानदार पैदा करता है। और ये तौलीद का जो अमल है, ये एक जानदारों की ऐसी खासियत है कि जिसके बगैर जानदार ज़िंदा रह सकते हैं। अगर किसी जानदार में स्टेरिलिटी है, बांझपन है, यानी रिप्रोडक्शन करने की सलाहियत नहीं है, तो इससे उसकी जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं उस पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। और यही बात यहाँ आपकी बुक में लिखी भी हुई है, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल, यानी ये एक जानदार की नॉर्मल एक्टिविटीज़ में किसी भी किस्म की रुकावट पैदा नहीं करती। अल्लाह ताला ने इसलिए खासियत दे रखी है कि नस्ल दर नस्ल जो सिलसिला है जानदारों के पैदा होने का, वो हज़ारों सालों से लेकर अब तक जो है वो चलता आ रहा है, जिससे जो ज़मीन है उस पर ज़िंदगी की बका मुमकिन है। तो रिप्रोडक्शन इज़ द मैकेनिज़्म विच प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशंस, नई नस्लें पैदा होती हैं और स्पीशीज़ जो हैं उनके ज़िंदा रहने का सिलसिला चलता रहता है। What are the types of reproduction? There are two types of reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction वो reproduction है जिसमें आपको नर या मादा, मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत नहीं होती है, एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। बाज़ दफ़ा हम उसको नर या मादा की कैटेगरी में भी नहीं रखते और उसके अंदर जितना जीनियाती मादा जेनेटिक मटीरियल होता है वो नए आने वाले जानदार में मुंतकिल हो जाता है। नया आने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वो हूबहू पेरेंट के जैसा होता है, तो इसको हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये वो रिप्रोडक्शन का अमल है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशी के इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ऑपोजिट इनकी सेक्सेस होंगी, यानी एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा, एक फ़ीमेल ऑर्गेनिज्म होगा। अब मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है बाज़ दफ़ा वो बज़ाहिर देखने में अलग नज़र नहीं आते और बाज़ दफ़ा इंटरनली उनके जो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और बाज़ दफ़ा बज़ाहिर भी आपको देखने में भी मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म के डिफरेंसेस पता चल जाते हैं। जैसे इंसानों में मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म दोनों देखने में भी अलग हैं। तो जो फीमेल ऑर्गेनिज्म है उसमें ओवरीज होंगी, एग प्रोडक्शन होगी, और जो मेल ऑर्गेनिज्म होगा उसमें स्पर्म प्रोडक्शन होगी। टेस्टिस उसमें जो है वो सेक्सुअल उसका ऑर्गन होगा। जो गैमेट्स हैं, जो सेक्स सेल्स हैं, एग और स्पर्म जिसे हम कह रहे हैं, वो हमेशा मियोसिस से बनते हैं, क्योंकि एक आम जानदार के जिसमें जो एक आम सेल होता है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेता, वो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखता है। तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हम गैमेट्स में नहीं देख सकते। गैमेट्स को हमेशा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम करके तैयार किया जाता है, क्योंकि जब दोनों गैमेट्स ने आपस में मिलना होता है तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है, क्योंकि ये आधा आधा क्रोमोसोम नंबर लेकर आते हैं, एन हैप्लॉयड नंबर, तो वो फिर डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों के मिलाप से वापस रीगेन हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने जो सिलसिला है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो ऐसा रख छोड़ा है कि उसमें आप देखते हैं क्योंकि फर्टिलाइज्ड एग ने प्रोड्यूस होना होता है तो वो मियोसिस से बनते हैं और ये स्पेशलाइज सेल्स होते हैं एग और स्पर्म, और मियोसिस के नतीजे में बनने की वजह से इनका नंबर क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो क्योंकि इस मियोसिस की ख़ास किस्म से जो स्पर्म्स बन रहे हैं और जो एग्स बन रहे हैं, जो गैमेट्स बन रहे हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है तैयारी का अमल, और इनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके अलावा इनमें रीशफलिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल भी होती है, वो आगे आप पढ़ेंगे। आपने क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा, तो वो हम इंशाल्लाह ताला देखेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन भी आती है, बिल्कुल सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में जो जानदार पैदा होता है वो ना तो 100% मेल जैसा होता है, ना 100% फीमेल जैसा होता है, बल्कि वो मिला जुला सा होता है, क्योंकि उसको आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल पेरेंट से मिलते हैं और आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से मिलते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि यहाँ थोड़ी सी डिस्कस होने वाली रह गई है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे बहुत सारे कई सारे तरीके हैं, मुख्तलिफ जानदारों को मुख्तलिफ तरीके से देखा गया है जो एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। फिशन, तकसीम का अमल, जिसमें एक सेल बिल्कुल दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा और दो नए जानदार बना देगा। ये आगे से बाइनरी फिशन और मल्टीपल फिशन की किस्म रखती है। स्पोरुलेशन, स्पोर्स बनाना। बडिंग, जिसम पे कहीं उंगली नुमा उभार बनाना जिसे बड कहते हैं, और उसका ग्रो कर नया जानदार बना देना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये पौधों में पाई जाने वाली है, जिसमें पौधों का कोई एक हिस्सा जो है वो नया पौधा पैदा कर देता है। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन, ये प्रोपोगेशन का वो तरीका है जिसमें हम पौधे के किसी पार्ट को ले लेते हैं, उसको आर्टिफिशियल मीडियम में या आर्टिफिशियली इंसानी मदद के थ्रू, इंसानी टेक्नोलॉजी की मदद के थ्रू उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो ग्रो करके एक नया पौधा दे दे, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहते हैं। पार्थिनोजेनेसिस, ये रिप्रोडक्शन का वो अमल है जिसमें एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज किए बगैर नए जानदार में तब्दील हो जाता है। एपोमिक्सिस, ये भी इसी किस्म की
एक रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये पौधों में होती है। अब हम देखते हैं प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होती है। जी बिल्कुल सही बात है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है कि पौधा दो जनरेशन्स की किस्म में, दो नस्लों की फॉर्म में पाया जाता है। एक तो स्पोरोफाइट और एक गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाते हैं, गैमीटोफाइट गैमेट्स बनाते हैं, और जो दोनों हैं एक दूसरे को अदल बदल करते रहते हैं एक साइक्लिक फैशन में, जिसकी वजह से इस फिनोमिनन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें जेनेटिकली इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिजम्स पैदा होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, हू बहू पेरेंट्स के जैसे होते हैं और जल्दी बनते हैं, और इनमें अडेप्टिव मेथड्स कम होते हैं क्योंकि इनको मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल दो अलग पेरेंट से नहीं मिलता। तो अगर पेरेंट में जो कोई डिजीज़ है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका सारे का सारा जेनेटिक मटेरियल विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी जेनेटिक मिक्सिंग, विदाउट एनी मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट विद फ्रॉम एनी अदर सोर्स, वो मिक्स हो जाता है। इसलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके से पैदा होने वाले जानदार हैं वो इतने बेहतर तरीके से एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाल नहीं सकते। तो ये यहाँ पर आपको बात लिखी हुई है। मैन हैज़ फेवर्ड दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फॉर हिज ओन नीड्स। अब हम इंसानों ने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, लेबॉर्ट्री टेक्निक की मदद से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है इसको अपने फ़ायदों के लिए इस्तेमाल कर लिया। इसी की किस्म जो है, जैसे क्लोनिंग भी है, जिससे चूहों पर और छोटे जानदारों पर ट्राई किया गया, और डॉली शीप जो एक क्लोनिंग का सबसे पहला केस था, किया गया था, आपने उसके बारे में अखबारों में पढ़ा होगा। वो सबसे पहला केस था जो बनाया गया था। वो इसके बारे में डिटेल भी हम इंशाल्लाह ताला आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ क्लोनिंग का भी तस्करा है। तो क्लोनिंग हैज़ बिन प्रैक्टिस सक्सेसफुली, बट इट्स डिसएडवांटेजेस लाइक रैपिड एजिंग एंड लो रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड डिजीजेज आर स्टिल लिमिटेशंस फॉर कमर्शियल वेंचर। हम हर चीज़ पर क्लोनिंग जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारा लेबॉर्ट्रीज इक्विपमेंट, बहुत सारी रिसर्च और चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्लोनिंग के नतीजे में, क्योंकि हम एक ही पेरेंट से नए जानदार को पैदा कर देते हैं, तो उसमें नुकसानात भी हैं कि पेरेंट में जो भी जीन्स डिफेक्टिव होंगे वो अगली आने वाली नस्ल को विदाउट एनी चेंज मुंतकिल हो जाएंगे, क्योंकि दूसरे पेरेंट से बाकी का जेनेटिक मटेरियल मिल नहीं रहा। तो जो प्रॉब्लमेटिक लीथल जीन्स होंगे वो अगले जानदार को मुंतकिल हो जाएंगे। तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि ये उम्र इनकी जल्दी बढ़ती चली जाती है। इनमें एनवायरनमेंटल रेजिस्टेंस जो शो करते हैं एनवायरनमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट, ताकि वो बेहतर तरीके से जानदार अपनी ज़िंदगी गुजार सके, वो कम नोटिस की गई है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर के शुरू में हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़नी है, और मैं आपको रीड कर करके पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारी डेफिनेशंस आनी है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पौधे में सेक्चुअल और एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन तो दोनों ही होती हैं, लेकिन अगर हम एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एक है लेयरिंग, एक है ग्राफ्टिंग, एक है बडिंग, और ये कुछ ऐसे मेथड्स भी हैं जिनमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल भी आ जाता है, जो कि हम अपनी मकसद के लिए करते हैं। जैसे कि गुलाब के पौधे की हम कलमकारी करते हैं अपने कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए। ये एक मिसाल है आपको जो कि एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन पौधों में हो रही है। अगर हम पौधे की बात करें उसके सेक्चुअल रिप्रोडक्शन फेज़ की, तो ये डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। अब डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल क्या है? एक ऐसा लाइफ साइकिल जिसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है और हेप्लॉयड गैमेटोफाइट जनरेशन पैदा होती है। डिप्लो स्पोरोफाइट के लिए कहा गया है, हेप्लॉन्टिक गैमेटोफाइट जनरेशन के लिए किया गया है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को पैदा करता है, गैमेटोफाइट वापस स्पोरोफाइट को पैदा करता है। ये दो नस्लें एक दूसरे को मुसलसल एक साइक्लिक फिनोमिनन में अदल बदल करके पैदा करती रहती हैं, जिसकी वजह से इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अच्छा, ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है इसको आइसोमॉर्फिक कहते हैं अगर तो जनरेशन्स एक जैसी हैं। आइसो का मतलब है सेम, और अगर जो दो जनरेशन्स पैदा हुई हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो फिर हम हेट्रो का वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सीड प्लांट्स आर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट ऑल अराउंड अस ड्यू टू बेटर सेक्चुअल प्रोडक्शन मैकेनिज्म लाइक मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस फॉर पॉलिनेशन। आपको ये पता है कि पौधे में जो फूल है उसका तौलीदी हिस्सा है, उसमें कार्पल है जिसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एग प्रोडक्शन होती है पौधे में, और जो इसके एंथर हैं उसके ऊपर स्पर्म न्यूक्लियाई बनते हैं जो कि पोलिनेशन के अमल के दौरान पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, पोलन ट्यूब बनाता है, और स्पर्म जो न्यूक्लियस हैं उनको मदद देता है कि वो एग तक पहुंच सके, उसको फ्यूज़ कर सकें। उसके बाद फूल की पत्तियाँ, स्कारपल्स, पेटल्स सब गिर जाते हैं, ओव्यूल जो है वो मोटा हो जाता है, और फिर अगर उसमें फूड डेपोजिशन हो जाए तो उसमें फल बन जाता है जिसे हम कहते हैं फ्रूट फॉर्मेशन।
तो जो बीज का हिस्सा है असल में वो क्या है, उसके अंदर पौधे की जो फॉर्म है पहले जाइगोट में कन्वर्ट होती है फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म के बाद, और वो जाइगोट जब मल्टी सेलुलर बन जाता है तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। पौधे के एम्ब्रियो के दो हिस्से होते हैं, प्लोम्यूल और रेडिकल। रेडिकल जो होता है वो सबसे पहले जड़ पैदा करता है और प्लोम्यूल जो है वो तना पैदा करता है। इसलिए बीजों को जब मिट्टी में बोया जाता है तो उसको ग्रो करने के लिए वो सारी कंडीशंस मिल जाती हैं, और इब्तदाई उसमें से जड़ और इब्तदाई तना निकल आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्ते बनना शुरू होते हैं और पौधा जो है वो एक ज़िंदगी ले लेता है। तो बीज जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के रेफरेंस से। और इसकी एक वजह ये भी है कि फल जो है उसको हिफाजत से रखता है। सीड कोड मोटा होता है, आपने देखा हुआ है, आप बहुत सारे बीजों का इस्तेमाल भी करते हैं तो आप देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है पौधे का उसको प्रोटेक्शन मिलती है। लेकिन जो छोटे पौधे हैं उनमें फ्रूट प्रोडक्शन की, उनमें ये सीड फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो सादा तरीन ऑर्गेनिज्म है। तो फल बनने का अमल सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म में मिसालें आपके सारे फलों वाले पौधे जिन्हें आप खाते हैं, जैसे कि आम, अमरूद है, सेब है, ये सारे फल हैं और बीच में से बीज भी आपने निकलते हुए देखे हैं, तो वो उनकी सीड फॉर्मेशन की कैपेसिटी है। अच्छा, उसके अलावा सीड जो है वो अनफेवरेबल कंडीशंस में इनएक्टिव हो जाते हैं ताकि एम्ब्रियो को कोई तकलीफ़ ना हो और एम्ब्रियो को ज़्यादा देर ज़िंदा रखा जा सके। इसे सीड डोरमेंसी भी बोलते हैं, जिसकी बिना पर आप देखते हो कि बहुत सारे बीजों को हम स्टोर करके रखते हैं। हम उन बीजों को इस्तेमाल करते हैं जब वक्त सही आता है, मौसम ठीक होता है और बीज बोने का वक्त भी होता है, क्योंकि हर पौधा हर वक्त ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि इनका कुछ मखसूस ग्रो करने का सीज़न भी होता है। तो पोलन ट्यूब जो है इसके बारे में लिखा गया येलो बॉक्स में कि इसकी एवोल्यूशन ने बड़ी इंपॉर्टेंस दी लैंड अडेप्टेशंस में, क्योंकि पौधे जो पानी में ग्रो करते हैं उनका थोड़ा सा फिनोमिनन फ़र्क है, और बाकी के सारे पौधे क्योंकि ज़मीन पे पाए जाते हैं, पानी जो है वो लिमिटेड मिकदार में पाया जाता है। इससे पौधों को स्प्रेड होने में, ग्रो करने में मदद मिलती है। जहाँ जहाँ कहीं इनका फल जाएगा या बीज गिर जाएंगे या सीड डिस्पर्स हो जाएंगे तो पौधों को फैलने में मदद मिलेगी। यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि दुनिया भर में पौधों का अगर ख्याल रखा जाए तो पौधे वाफर मिकदार में बढ़ते हैं, नशोनुमा पाते हैं, फलते फूलते चले जाते हैं। अब ये एक लाइफ साइकिल है। इस तरह आप इस चैप्टर में बहुत सारे लाइफ साइकिल्स देखेंगे और मैं आपको गाइड करना चाहूँगी कि इन लाइफ साइकिल्स को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार बनाइए, एक एक स्टेप को अच्छे तरीके से देखिए, क्योंकि जब तक आप ये लाइफ साइकिल्स पेपर में ड्रॉ नहीं करेंगे आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये हम सबसे पहले नीचे देखते हैं कि इसकी हेडिंग क्या है जी। 18.1 ए जो है ये ब्रायोफाइट्स का लाइफ साइकिल है, ये सादा तरीन पौधे हैं। और 18.1 बी जो है ये स्पर्मेटोफाइट्स का जो है वो लाइफ साइकिल है। आपको दो मिसालें दी गई हैं, लगभग ऐसे ही जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका लाइफ साइकिल है, और लगभग जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं, उनका लाइफ साइकिल लगभग ऐसा होता है। थोड़ी बहुत जो स्टेजेस होती हैं वो कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं